हेलो बच्चों, पिछली क्लास से हम भारत की खोज का दूसरा पार्ट तलाश देख रहे हैं। तो हमने इस पार्ट में पहला बिंदु देखा, भारत के अतीत की झांकी। तो आज हम इस पार्ट का दूसरा और तीसरा बिंदु देखेंगे। तो दूसरा बिंदु है भारत की शक्ति और सीमा, और तीसरा है भारत की तलाश। तो देखते हैं कि भारत की शक्ति और सीमा इस बिंदु में हमें नेहरू जी ने क्या बताया है। जैसे कि पहले बिंदु में हमने देखा कि नेहरू जी को अनेक सवाल आते हैं। भारत क्या है, क्या भारत ने शक्ति को खो दिया है, तो भारत ने शक्ति खोई है तो पूरी तरह से खोई है क्या, आदि के बारे में उनके मन में अनेक सवाल आते हैं और उनके बारे में वे सोचते रहे। तो भारत की शक्ति खोने के बारे में नेहरू जी इस बिंदु में कहते हैं कि यदि भारत की शक्ति के संस्थानों और उसके पतन और नाश के कारणों की खोज की जाए तो हम यही पाएंगे कि यह प्रक्रिया जो है ये लंबी और उलझी हुई है। मतलब इसे हम आसानी से सुलझा नहीं सकते। जो पतन और नाश का कारण है उसे हम आसानी से जान नहीं सकेंगे। जब नेहरू जी ने भारत के अतीत का अध्ययन करना चाहा या कर रहे थे, तब वे कहते हैं कि न जाने भारत में ऐसा क्या हो गया जो हर क्षेत्र में आगे रहने वाला भारत तकनीकी क्षेत्र में यानी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वह पीछे पड़ गया, और जो यूरोप या ऐसे बाकी देश थे जो पीछे थे वे आगे बढ़ने लगे। उनका विकास तकनीकी क्षेत्र में ज्यादा होने लगा। तो बच्चों, इन देशों के तकनीकी विकास का कारण था कि ये जो देश थे विज्ञान के बारे में सचेत थे, उसी के साथ इन लोगों में साहसिक शक्ति थी और आगे बढ़ने की मानसिकता थी, जिसके कारण इस क्षेत्र में वे आगे बढ़ने लगे। इन सब कारणों से यूरोप जैसे देश तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ने लगे और हमारा भारत पीछे पड़ने लगा। ये जो तकनीकी विकास यूरोप में हो रहा था, इससे उनका और एक बड़ा विकास हो रहा था, और वह था सैन्य बल का बढ़ना। ये टेक्नोलॉजी का विकास यूरोप में हो रहा था, हर तरफ से उनका विकास हो रहा था, लेकिन और एक बात थी जिसमें उनका विकास हो रहा था, वह था उनका सैन्य बल का बढ़ना, जिससे उन्हें पूर्व दिशा में अधिकार करना आसान हो गया। उनकी शक्ति बढ़ने लगी और वह पूर्व दिशा से जो अपनी शक्ति है वो शक्ति बढ़ा रहे थे, अधिकार बढ़ा रहे थे। और ये जो दशा थी सारे एशिया की ऐसी दशा थी। तो नेहरू जी इस पर कहते हैं कि इस गुत्थी को, इस उलझन को सुलझाना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी इस पर यदि विचार किया जाए कि ऐसा क्यों हुआ, तो बच्चों नेहरू जी इस पर कहते हैं कि भारतीयों के पास भी साहस, मानसिक सजगता, तकनीकी कौशल की कोई कमी नहीं थी। उनमें भी यह सब कूट कूट कर भरा हुआ था, लेकिन बाद में इन सभी बातों में इतनी गिरावट आ गई जो भारतीय लोगों के मन से नई खोज करने की लालसा और परिश्रम की कमी आ गई, जिसे भारतीय लोग आलसी हो गए हो और सिर्फ दूसरों का अनुकरण भारतीय लोग करने लगे, और दूसरों का अनुकरण करने की आदत ऐसी बन गई जिससे नित नए आविष्कार करने वाला भारत पीछे पड़ने लगा। तो इस बात पर नेहरू जी हमें आगे बताते हैं कि भारतीयों में इतनी शक्ति है कि वह प्रकृति और ब्रह्मांड का रहस्य भेद सकता है, लेकिन अब वह हर कार्यों में कमजोर पड़ गया है और जैसे कि अपने बुद्धि का प्रयोग करना वह भूल गया है। तो नेहरू जी हमें बताते हैं कि जो भारतीय लोग हैं उनके पास इतनी शक्ति है कि वह जो प्रकृति का या ब्रह्मांड का भी रहस्य भेद सकता है, लेकिन अब हर कार्य में भारत जो है आलसी हो गया है, कमजोर पड़ने लगा है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना जैसे वह भूल गया है, जिससे हमारा भारत पीछे पड़ने लगा। बच्चों, हमारे देश पर पश्चिमी देशों का प्रभाव इस तरह छा गया कि सुंदर इमारतों का निर्माण करने वाला देश अब पच्चीकारी वाली नक्काशी करने लगा, यानी पश्चिमी आदत या दूसरों देशों का अनुकरण करना। यह बात इस तरह भारत में छा गई थी, इतना प्रभाव इन लोगों का हो गया था कि हमारे देश के लोग जो सुंदर इमारतें बनाते थे उस जगह अब पच्चीकारी वाली नक्काशी करने लगे। पच्चीकारी का मतलब है लकड़ी, लोहा आदि की जगह संगमरमर या कांच का उपयोग करके इमारतें आदि बनाना। यानी भारत देश जो था सुंदर इमारतें बनाता था,
अब वह पच्चीकारी का काम करने लगा था बच्चों। लेकिन एक बात देश में अच्छी हो रही थी, वह थी कि काव्य साहित्य की रचना। हमारे देश के लोग बाकी सब बातों में पीछे पड़ रहे थे, लेकिन साहित्य की रचना बहुत हो रही थी। मगर जो साहित्य की रचना होती थी, जो रचना हो रही थी, वह जनमानस की मतलब सीधी भाषा में जो लोग उसे आसानी से समझ पाए, ऐसी होनी चाहिए। लेकिन इस समृद्ध भाषा का स्थान अब अलंकार से भरे जटिल भाषा ने ले लिया था, जो जनमानस के समझ में आसानी से नहीं आ रहा था। लेकिन बदलाव तो हो रहा था, लेकिन यह बदलाव सही दिशा में नहीं हो रहा था। जो भारत खोज, संस्कृति आदि से चर्चित था, वह अब भारत रूढ़िवादी बन गया, अंधविश्वास और मूर्ति पूजा में खो गया था। और जिसका परिणाम यह हुआ कि महासागर पार करने तक भारत पर रोक लगा दी गई, जो भारत की उन्नति में बाधक बन गया। और भारत का विवेक धीरे धीरे लुप्त हो गया, वह गतिहीन हो गया, जड़ हो गया। और तब विश्व के दूसरे हिस्से निरंतर प्रगति करते रहे। हमारा देश जो था, हर बात में आगे रहने वाला देश जो था, वो इस तरह पीछे पड़ने लगा कि रूढ़िवादी हो या अंधविश्वास हो, मूर्ति पूजा हो, इन बातों में खो गया, जो भारत के विकास में, जो भारत की उन्नति थी होने वाली थी, उसमें वह बाधक बन गया। देश पीछे पड़ रहा था और बाकी देश तरक्की कर। पर बच्चों, नेहरू जी कहते हैं कि देश में इतनी उथल पुथल मची हुई थी, लेकिन इस बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता कि इतना कुछ होने पर भी भारत की जो मजबूती, दृढ़ता या अटलता थी, उसे कोई हिला नहीं सका। मतलब भारत की जो शक्ति थी वो खो रही थी, भारत पीछे पड़ रहा था। लेकिन जो इस उथल पुथल के बावजूद भी भारत की जो मजबूती थी, जो दृढ़ता थी, उसे कोई हिला नहीं सका। ये कैसे हुआ कि समय समय पर देश में ऐसे कई लोग आगे बढ़े, जिन्होंने देश में पुनर्जागरण करने की या लोगों को प्रेरित करने का कार्य किया, जिससे भारत की आगे बढ़ने की निरंतरता बनी रही। यानी भारत पीछे पड़ रहा था, उसका विकास नहीं हो रहा था, उसका पतन हो रहा था, यह सब उथल पुथल पूरे देश में मचा हुआ था। लेकिन समय के साथ कुछ लोग ऐसे आगे बढ़े, जो देश में लोगों में पुनर्जागरण या उनमें चेतना जगाने की, देश के प्रति चेतना जगाने की, उन्हें प्रेरित करने का कार्य करने लगे। और जिससे भारत के लोगों के मन में जो आगे बढ़ने की निरंतरता थी, वह बनी रही। और यही कारण था कि भारत ने अपना अस्तित्व नहीं खोया। और इस आगे बढ़ने की भावना ने भारतीयों में प्राचीन और नए विचारों में तालमेल करने की इच्छा बराबर बनी रही, और पुराने विचारों को संभालने के साथ नए विचारों को आत्मसात करने का सामर्थ्य दिया। मतलब जो भारतीय लोग थे, अब पुराने विचारों के साथ नए विचारों को भी आत्मसात करने के लिए तैयार हो गए। वह और आत्मसात करने का सामर्थ्य इन लोगों में अब आ गया था। तो बच्चों, यह हमारा भारत की शक्ति और सीमा, यह जो बिंदु है, खत्म हो जाता है। तो हमारा अगला पॉइंट है भारत की तलाश। तो बच्चों, इस बिंदु में देखते हैं कि नेहरू जी ने भारत की तलाश और कैसी करनी चाहिए। जैसे कि हमने देखा कि नेहरू जी ने भारत की खोज हेतु मूर्तियां, गुफाएं, स्मारकों, पुस्तकों और कई सांस्कृतिक उपलब्धियों का अध्ययन किया। लेकिन जो उन्हें संतोष मिलना चाहिए था, या फिर जिसका जवाब वे ढूंढ रहे थे, या फिर उन तत्वों को जो वे प्राप्त करना चाहते थे, जिसकी उन्हें तलाश थी, वह सब वे नहीं हो कर पाए या नहीं हो पाया। इसी समय भारत की जो वर्तमान स्थिति थी, उसके बारे में नेहरू जी हमें बताते हैं कि जो भारत में उथल पुथल मच गई थी, जो भारत की वर्तमान स्थिति थी, वो बहुत विचित्र थी। भारत में भयंकर गरीबी छाई हुई थी, शासकों द्वारा लोगों का बुरा हाल चल रहा था। और जो मध्यम वर्ग था, मतलब देश में मध्यम वर्ग बहुत बड़ी संख्या में था, वह मध्यम वर्ग अब आधुनिकता की ओर खींचा चला जा रहा था। और ये सारी जो बातें हैं, या जो उथल पुथल मच गई थी, ये जो स्थिति थी, वह बेचैन कर देने वाली थी। तो नेहरू जी का जो झुकाव था, वह उच्च वर्ग की ओर न होकर मध्यम वर्ग की तरफ था,
क्योंकि यह मध्यम वर्ग जो था वह अपने आप को अंग्रेजों के जंजीरों में कैद और जकड़ा हुआ समझता था। वह अपने आप को इस जंजीर से या अंग्रेजों के कैद से वह खुद को आज़ाद करना चाहता था। वह अंग्रेजों का विरोध कर तरक्की और विकास करना चाहता था, अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करना चाहता था। और इन सभी कारणों की वजह से नेहरू जी का झुकाव मध्यम वर्ग की तरफ अधिक था। तो बच्चों, यह जो देश का मध्यम वर्ग है वह इस शासन व्यवस्था में अपनी तरक्की नहीं कर सकता था, बिल्कुल तरक्की नहीं कर सकता था। तो ये जो वर्ग है, ये जो मध्यम वर्ग है, अंग्रेजों को हटाकर स्वयं सत्ता संभालना चाहता था। तो इसके लिए पहला कदम उठाया देश के बुद्धिजीवी लोगों ने। तो बच्चों, इस संघर्ष की ओर समाज के बुद्धिजीवी, देश के बुद्धिजीवी लोगों ने, मतलब भारत के हित में सोचने वाले लोग आगे बढ़े। तब वे भारत के छोटे छोटे गांवों और देहातों में पहुंचे और तब उन्हें एहसास हुआ कि भारत की आज़ादी हेतु जो नीतियां वह गांवों में क्रियान्वित कर सकते हैं, वह शहरों में या मध्यम वर्ग में नहीं कर सकते, क्योंकि भारत का अधिकांश भाग गांवों में ही निवास करता था। यानी हमारा देश छोटे छोटे गांवों से बना है, देहातों से बना हुआ है। तो नेहरू जी यहाँ कहते हैं कि इस समय भारत की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे हम अहमियत नहीं देते या जिसके अस्तित्व को लोग पूर्णता भूल गए थे। तो जैसे ही ये बुद्धिजीवी लोग, जो भारत के हित में सोचने वाले लोग थे, देहातों में छोटे छोटे गांवों में पहुंच गए, तब उनके सामने एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो देश को आज़ादी की तरफ बढ़ा सकते हैं, जिसे हम बिल्कुल अहमियत नहीं देते या पूर्णतः भूल गए। बच्चों, यहाँ नेहरू जी हमें गांवों और देहातों के बारे में बता रहे हैं जहाँ उनकी नई तलाश यात्रा शुरू हो गई थी। बच्चों, नेहरू जी का कहना है कि यह जो ग्रामीण लोग थे, इनमें कुछ ऐसा था जिसे परिभाषित नहीं किया जाता, मतलब जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। यह सब अभाव में रहते हुए भी देश की शान थी, जो मध्यम वर्ग में नहीं दिखाई देती। ये जो छोटे छोटे गांवों में लोग रहते थे, जहाँ बहुत सारे अभाव रहते थे, बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारे जो सुविधाएं थे उनका अभाव था, फिर भी ये जो लोग थे वो देश के शान थे। और ये सारी बातें मध्यम वर्ग में बिल्कुल नहीं दिखाई देती, जो ये ग्रामीण लोगों में दिखाई देती है। तो बच्चों, भारत का स्वरूप, भारत की तस्वीर बदल रही थी और नेहरू जी इस बात से बिल्कुल परिचित थे। लेकिन इस बदलती तस्वीर में कुछ सार्थक था, कुछ निरर्थक था और कुछ अनिष्टकारी भी था। तो बच्चों, यहाँ कुछ अच्छा था, कुछ उससे अर्थहीन था और कुछ विनाशकारी भी था। बच्चों, यहाँ हमारा भारत की तलाश यह पॉइंट खत्म हो जाता है। तो हमने तलाश पाठ के 2 बिंदु देखे, भारत की शक्ति और सीमा और भारत की तलाश। तो अगले क्लास में हम बाकी बिंदु देखेंगे। धन्यवाद।